नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय सुशील। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है ईडा के ऊपर मैंने पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूं और आपने कुछ उसमें क्वेरी करी थी। ट्रांसफर ऑफ प्लॉट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके जो क्लॉजेस यहाँ पे डिफाइंड है ईडा के अंदर, उस पॉइंट्स को मैंने थोड़ा छोड़ दिया था। ट्रांसफर ऑफ प्लॉट के सिर्फ उसी क्लॉज को डिफाइन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके अंदर आप जब नोटिफिकेशन इनका खोलते हैं तो यहाँ पे आपको ईडा रेजिडेंशियल प्लॉट्स इन द विसिनिटी ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड फिल्म सिटी का एक सब्जेक्ट लाइन देखने को मिल जाता है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ आपको। तो ये जो प्लॉट स्कीम है सेक्टर्स नोएडा के अंदर सेक्टर 16, 18, 20 एंड 22D के अंदर निकली हुई है यमुना एक्सप्रेसवे एरिया में। और जो स्कीम ये ओपन रहेगी वो 5 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक रहेगी और इसका जो लकी ड्रॉ निकलेगा 20 सितंबर को निकलेगा। इस स्कीम का जो कोड का नेम है वो RPS 08/2024 है। अब यहाँ पे बहुत सारी जो प्लॉट्स किस साइज़ के हैं, किनको यहाँ पे कोटा दिया गया है, कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जनरल के लिए कितना प्लॉट अवेलेबल है और इसके बाद SC ST या OBC को कितना कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट फर्स्ट टाइम पे देना होता है ऑनलाइन के टाइम पे। इस नोटिफिकेशन के अंदर 25वां पॉइंट जो है ट्रांसफर ऑफ प्लॉट, इसके अंदर 2 चीज़ें डिफाइन हुई हैं, जैसे कि इन फेवर ऑफ लीगल हेयर के केस के अंदर अगर ये प्लॉट ट्रांसफर हो रहा है, सपोज करिए कि एक अलॉटी है जिसको ईडा के अंदर प्लॉट का अलॉटमेंट हुआ है, प्लॉट उनको अलॉट हुआ है लकी ड्रॉ के माध्यम से और उन्होंने इसका इनिशियल अमाउंट भी दिया, फिर इसके बाद इन्होंने जो रेस्ट अमाउंट रहता है वो भी दिया। सब कुछ देने के बाद फिर इनका जो प्लॉट अलॉटमेंट इनको हो गया, यानी रजिस्ट्री इनके नाम पे हो गई है, प्लॉट इनको मिल चुका है। अब इस केस के अंदर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद अगर सपोज करिए प्लॉट अलॉटी की डेथ हो जाती है, इस केस के अंदर अगर लीगल हेयर अपने नाम पे उस प्लॉट को कराना चाहता है वो अपने नाम पे करा सकता है, लेकिन इसके लिए उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 क्लास 1 के तहत ही उनको प्लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा। मैंने इन पॉइंट्स को थोड़ा सा समराइज करके डिफाइन किया है, तो इसके लिए मैंने एक PDF बनाई है, इसके अंदर मैंने पूरा समराइज किया है। आप यहां से देख सकते हैं कि इफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन लीगल हेयर, यानी अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है लीगल हेयर के अंदर, सपोज करिए कि जो प्लॉट का अलॉटी था उनकी डेथ हो चुकी है और उनके नाम पे अब प्लॉट था, अब उनके बाद लीगल हेयर अपने नाम पे प्लॉट को करा रहे हैं, तो पहले लीगल हेयर ही अपने नाम पे करा सकते हैं, वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं बेच सकते बिल्कुल भी। प्लॉट को सेल आउट करने के लिए सबसे पहले लीगल हेयर के नाम पे ही प्लॉट का अलॉटमेंट जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले उसको रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी लीगल हेयर को, और लीगल हेयर डिफाइंड होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 क्लास 1 के तहत। और ये रिक्वेस्ट वो CEO, ईडा के CEO या फिर CEO ने किसी और पर्सन को अगर ऑथराइज किया है तो वो रिटर्न रिक्वेस्ट उनके सामने देनी होगी। इफ परमिशन ग्रांटेड, अगर CEO या फिर उनके अलावा जो भी ऑथराइज पर्सन है उन्होंने इस परमिशन को ग्रांट कर दिया, सपोज करिए कि रिक्वेस्ट को का अप्रूवल आ गया, लीगल हेयर हैं उनके नाम पे ये प्लॉट को अलॉट कर दिया जाएगा। नो चार्जेस आर एप्लीकेबल इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरिंग इन लीगल हेयर, रजिस्ट्रेशन चार्जेस या फिर कोई भी ट्रांसफर चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर लीगल हेयर के बीच में ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है। तो सपोज करिए कि कोई भी एक हस्बैंड था, उन्होंने पूरा अमाउंट पे करा और सिंगल नाम के वो ऑनर थे, अगर वो डेथ हो जाती है उनकी तो जो इमीडिएट ऑनर रहेंगे उनकी वो वाइफ रहेंगी, तो वाइफ के नाम पे वो प्लॉट अलॉट होगा और लीगल हेयर सबसे पहले वही माने जाएंगे। जब वो ट्रांसफर कराएंगे तो ट्रांसफर चार्जेस नील रहेंगे इस केस में। सेकंड पॉइंट है इफ प्रॉपर्टी ट्रांसफरिंग इन अदर देन लीगल हेयर, अगर लीगल हेयर के अलावा ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो पहले पॉइंट के अंदर वो सिर्फ उसी केस के अंदर प्लॉट को ट्रांसफर कर पाएंगे जब वो खुद एक रिटर्न रिक्वेस्ट देंगे CEO या फिर किसी भी ऑथराइज पर्सन को, CEO के द्वारा जो भी ऑथराइज्ड किए गए पर्सन है उनको ये रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। अगर उनकी परमिशन ग्रांट हो जाती है तो उस केस के अंदर वो प्लॉट का अलॉटमेंट दूसरे पर्सन के नाम पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी थर्ड पॉइंट है ट्रांसफर चार्जेस आर एप्लीकेबल, इस केस के अंदर उनका जो ट्रांसफर चार्जेस है वो एप्लीकेबल होगा, जो भी उस टाइम पे ईडा के अनुसार ट्रांसफर चार्जेस सेट किए जाएंगे वो उनको ट्रांसफर चार्जेस पे करने होंगे। और फोर्थ है ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस में बी सेट आउट इन द परमिशन ऑफ
ट्रांसफर एंड नीड टू बी क्लियर ऑन टाइम, यानी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन उस टाइम पे रहेगी ईडा के थ्रू जो भी सेट किया जाएगा टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि उनके क्लॉज में होता है, वो क्लॉज यहाँ पे पूरा डिफाइन नहीं है, लेकिन जब आप इस केस के लिए जाएंगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन के नाम पे अगर कर रहे हैं अदर देन लीगल हेयर, तो वहाँ पे आपको सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने को मिल जाएगी और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन सबको आपको टाइमली क्लियर करनी होगी। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो ट्रांसफर चार्जेस पे करने के बाद थर्ड पर्सन को आप अपने प्लॉट को सेल आउट कर सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है प्लॉट ट्रांसफर के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार सीईओ के पास होता है। यानी अगर आपने कोई भी रिक्वेस्ट दी है, अगर सीईओ को ईडा के सीईओ को लगता है कि इसके अंदर कोई कमी है तो वो इसको रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर सारे के सारे कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो परमिशन ग्रांट हो जाएगी और आप प्लॉट को सेल आउट कर सकते हैं, यानी किसी और के नाम पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने प्लॉट को। एक इसका थर्ड मेन पॉइंट है, इफ प्लॉट अलॉटेड टू ए कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड फर्म, अगर प्लॉट का अलॉटमेंट किसी कंपनी के नाम को हुआ है तो इस केस के अंदर क्या होता है, अगर कंपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर शेयर होल्डिंग में कोई भी चेंजेस कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ ईडा पॉलिसी के हिसाब से ही कर सकती हैं। तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूंसी या फिर शेयर होल्डिंग को अगर चेंज करना है तो उनको ध्यान रखना है कि कोई भी चेंजेस वो ईडा पॉलिसी के हिसाब से ही करेंगे। अगर उसके हिसाब से नहीं करेंगे तो उनको मान्यता नहीं मिलेगी ईडा के नियमों के अनुसार। तो फ्रेंड, हमने ये सीखा कि प्लॉट का ट्रांसफर लीगल हेयर में भी हो सकता है और अदर देन लीगल हेयर के अंदर भी हो सकता है। लीगल हेयर के अंदर तभी होगा जब जो प्लॉट का अलॉटी एक्सपायर हो चुका है, तो लीगल हेयर अपने नाम पे प्लॉट को करा सकते हैं। इमीडिएट लीगल हेयर को ही सबसे पहले मिलता है, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 लीगल हेयर क्लास 1 के तहत ही यहाँ पे आपको लीगल हेयर समझा जाएगा और उन्हीं के नाम पे ही ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा। अगर लीगल हेयर के अलावा किसी दूसरे पर्सन के नाम पे आप कराना चाहते हैं परिवार से अलग, तो क्या होता है कि उस केस में भी ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए प्लॉट अलॉटी को जिंदा होना चाहिए और फिर वो एक रिटर्न रिक्वेस्ट देंगे सीईओ को। फिर सीईओ जब इसको अप्रूव कर देगा सारे टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए, फिर इसके बाद आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फुल करना होगा। यहाँ पे आपका ट्रांसफर चार्जेस पे करने होंगे, फिर इसके बाद आपके नाम पे प्लॉट हो जाएगा। अगर कंपनी के नाम पे ये प्लॉट का अलॉटमेंट हुआ है और वो कंपनी अपने कॉन्स्टिट्यूशन या फिर शेयर होल्डिंग में कुछ भी चेंजेस कर रही हैं तो ईडा पॉलिसी के हिसाब से ही करेंगी। अगर वो ईडा पॉलिसी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो वो उनके नियमों के खिलाफ माना जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लैंड ऑफ यूज के अंदर साफ साफ डिफाइन करा गया है कि आपको जो ये प्लॉट मिला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, यानी आप इसके अंदर सिर्फ रहने के यूज़ के लिए ही कर सकते हैं। और आप इस प्लॉट को किसी भी नॉइस पोल्यूशन के लिए या फिर पोल्यूशन पर्पस के लिए कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और आप इस प्लॉट का यूज़ ना फिर किसी ऑफिस के लिए, ना ही किसी शॉप के लिए, क्लिनिक के लिए, नर्सिंग होम के लिए, स्कूल या फिर किसी भी और चीज़ के लिए नहीं कर सकते हैं। ईडा की टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आप तोड़ते हैं तो आपका जो प्लॉट अलॉटमेंट है ईडा अथॉरिटी के थ्रू आपका कैंसिल भी हो सकता है। और जो लेजी है यहाँ पे कोई पोस्टर वगैरह या स्टैचू वगैरह नहीं लगा सकते हैं। अदर क्लॉसेस पॉइंट नंबर 28 के अंदर आप देख सकते हैं सीईओ या फिर सीईओ ने अगर किसी और पर्सन को ऑथराइज कर रखा है तो उनके पास कुछ राइट्स रिजर्व रहते हैं कि कुछ भी वो राइट्स को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी नियमों के अंदर वो बदलाव को भी कर सकते हैं। और इस बदलाव को जो भी मॉडिफिकेशन होगा पॉलिसी के अंदर वो अलॉटी को या फिर लेजी को मानना पड़ेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ अपना कोई भी पॉलिसी के अंदर कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर वो चेंजेस करते हैं तो वो सबके लिए लागू हो जाता है और उन सभी अलॉटी को और लेजी को ये मानना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है अथॉरिटी या फिर लेजर के बीच में तो जो उसका जुरिसडिक्शन एरिया जो होगा वो गौतम बुद्ध नगर सिविल कोर्ट में ही होगा या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसका फैसला किया जाएगा। यहाँ पे 6 पॉइंट में लिखा गया है कि अगर ईडा अथॉरिटी ने कोई भी अनाउंसमेंट किया है आपके रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, अगर वो कुछ चार्जेस डिमांड करते हैं तो आपको वो पे करना होगा। मान लो कि कोई भी ड्यू जो भी बकाया है वो अथॉरिटी को ही जाएंगे और एक तरीके से लैंड के रेवेन्यू का ही वो कंसिडर करा जाएगा। यहाँ पे 10th नंबर पे लिखा गया है इफ रजिस्ट्रेशन अमाउंट डिपॉजिट इज लेस देन द रजिस्ट्रेशन फीस,
अगर रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आपने पे किया है रजिस्ट्रेशन फीस से कम है, देन द एप्लीकेशन विल ऑटोमेटिकली बी रिजेक्टेड। तो आपका जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।